नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्याय 3 नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें आज हम इसका दूसरा वीडियो सुनेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे विकास की विभिन्न धारणाओं के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने नियोजित विकास के बारे में प्रारंभिक जानकारी हासिल करी थी, जिसमें हमने उड़ीसा के लौह अयस्क की बात करी, जहाँ पे लौह अयस्क के बहुत सारे भंडार थे और पूरा विश्व जो है इस्पात की मांग से जूझ रहा था और उड़ीसा में लौह अयस्क के प्रचुर मात्रा में भंडार थे। और इस आधार पर यहाँ पे निवेशीकरण की मांग, विदेशी निवेशीकरण और भारतीय स्वदेशी निवेशीकरण की मांग जोरों पर थी। पोस्को प्लांट के बारे में हमने जाना और हमने इस वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग विकास की, आर्थिक विकास की जो नीति है उसको अपने अपने अर्थों में व्यक्त कर रहे थे। बच्चों, इस वीडियो में आज हम ये समझेंगे, इस द्वितीय वीडियो में, कि विकास की धारणाएं क्या थी। विद्यार्थियों, अक्सर इन टकरावों के पीछे विकास की धारणाओं का हाथ होता है। किसी भी प्रकार का टकराव होता है, विचारों में टकराव होता है, तो इनके पीछे विकास का एक महत्वपूर्ण आधार होता है कि किस आधार पर विकास किया जाए, किन विचारों पर, किन धारणाओं पर, किन विचारधाराओं के आधार पर विकास होना चाहिए। उड़ीसा के उदाहरण से हमें बिल्कुल ये पता चलता है कि इतना कह देने भर से बात नहीं बनती कि हर कोई विकास चाहता है। हर एक व्यक्ति विकास तो चाहता है, लेकिन किन अर्थों में चाहता है, उनके ये अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। जनता के विभिन्न तबकों के लिए विकास के अर्थ अलग होते हैं। मिसाल के लिए इस्पात संयंत्र बैठाने की योजना बना रहे उद्योगपति इस्पात के किसी शहरी उपभोक्ता और इस्पात संयंत्र के लिए प्रस्तावित इलाके में रह रहे किसी आदिवासी के लिए विकास का अर्थ अलग अलग होगा। कहने का मतलब है, इस्पात संयंत्र की योजना बनाने वाला उद्योगपति और उपभोक्ता और आदिवासी, इन तीनों के अगर हम की दृष्टि से देखें तो तीनों की का दृष्टिकोण विकास का बिल्कुल पृथक पृथक हमें दिखाई देगा। इस कारण विकास से जुड़ी कोई भी चर्चा विवादों से परे नहीं हो सकती। हर किसी प्रकार का अगर हम बात करते हैं विकास की, आर्थिक विकास की हम बात करते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं हमें विवाद अवश्य दिखाई देगा। तो इस प्रकार से उड़ीसा के इस्पात संयंत्र लगाने, लौह अयस्क संयंत्र लगाने से संबंधित जो विवाद था वो बहुत ही गहराता जा रहा था। आजादी के बाद के पहले दशक में इस सवाल पर बहुत सी बहस हुई, बहुत से वाद विवाद हुए। उस वक्त लोग बाग विकास की बात आते ही पश्चिम का हवाला देते थे। वो कहते थे कि पश्चिम का हवाला किस प्रकार से, कि पश्चिम में जिस प्रकार से आधुनिकीकरण है वही हमारा विकास की गाथा है या वही विकास है, उसी को ही विकास मानते थे। विकास का पैमाना जो था वो पश्चिम का मुल्क था, मतलब पश्चिमी देश जो है वही हमारा विकास है, इस प्रकार का वे समझते थे। आज भी एक अर्थ में हम इस बात को लक्ष्य कर सकते हैं। विकास का अर्थ था ज्यादा से ज्यादा आधुनिक होना, मॉडर्न होना, और आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। कहने का मतलब है हर एक समुदाय का लोग, हर एक क्षेत्र का लोग ये समझता था कि विकास का अर्थ क्या है, अंततः क्या है पश्चिमीकरण, अंततः क्या है आधुनिकीकरण, अंततः क्या है कि हमें एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करना है जो पाश्चात्य संस्कृति को या पाश्चात्य औद्योगिकरण को अपना ले। माना जाता था विद्यार्थियों कि पश्चिम मुल्कों की तरह हर देश को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरना होगा। हर एक यही मानता था कि हमें अगर विकास करना है तो हमें वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं उनकी तरह ही हमें मॉडर्नाइजेशन को अपनाना होगा। जिस तरह पश्चिम मुल्कों में आधुनिकीकरण के कारण पुरानी सामाजिक संरचना टूटी और पूंजीवाद और उदारवाद का उदय हुआ, उसी तरह दुनिया के बाकी देशों में भी होगा। कहने का मतलब है कि आम जनता क्या समझती थी, लोग क्या समझते थे, उद्योगपति क्या समझते थे कि हमें विकास का अर्थ किस अर्थ में समझना चाहिए, या आम जनता किस अर्थ में विकास का अर्थ समझती थी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हमारी सामाजिक संरचना जो सदियों से बनी हुई है, सदियों से चली आ रही है, उसका बिल्कुल चरमरा जाना, यानी कि बिल्कुल टूट जाना, और किसको अपना लेना, पूंजीवाद को, उदारीकरण को और खुली बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लेना। सिर्फ यहाँ तक ही हम अपने विकास को या हम अपने आर्थिक विकास को सोच सकते थे। आधुनिकीकरण को समृद्धि
आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्यायवाची माना जाता था। किसको? आधुनिकीकरण को। समृद्धि मतलब समृद्धि होनी चाहिए, भौतिक प्रगति होनी चाहिए और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि होनी चाहिए। यही क्या कहलाएगा? यही कहलाएगा आधुनिकीकरण, और यही आधुनिकीकरण क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा, ऐसा माना जाता था। विकास की ऐसी धारणा को मानने के कारण तब हर कोई विभिन्न देशों को विकसित, विकासशील और अविकसित बताकर उसके बारे में अपनी बातें कहता था। कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों, आज भी यदि हम देखें वर्तमान समय में भी, तो आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति, वैज्ञानिक तर्क बुद्धि, इन सभी का पर्यायवाची माना जाता था। अर्थात इसी आधुनिकता को ही आज हम भी विकास मानते हैं। और विकास की यही धारणा जो है वो क्या कहती है कि ये देश विकसित है, ये देश विकासशील है, या ये देश अविकसित है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न देशों को इन्हीं मापदंडों के आधार पर हम उसे बताते थे। तो विद्यार्थियों, आजादी के वक्त हिंदुस्तान के सामने विकास के दो मॉडल थे। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, पहला मॉडल था उदारवादी और पूंजीवादी, और यूरोप के अधिकतर हिस्सों और संयुक्त राज्य अमेरिका में यही मॉडल अपनाया गया था। दूसरा समाजवादी मॉडल था, इसे सोवियत संघ ने अपनाया था। आप इन दोनों विचारधाराओं के बारे में पढ़ चुके हैं और आप यह भी जानते हैं विद्यार्थियों कि दो महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चल रहा था। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। विद्यार्थियों, हमने अब तक पहली जो हम पुस्तक पढ़े थे समकालीन विश्व में राजनीति, उसमें हमने उदारवाद को भी पढ़ा था, उसमें हमने समाजवाद को भी पढ़ा था। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारा है उदारवादी पूंजीवादी, और सोवियत संघ की जो विचारधारा है समाजवादी मॉडल पर जो आधारित है, इन दोनों ही विचारधाराओं से भली भांति हम परिचित थे। और इन दो महाशक्तियों में ही शीत युद्ध का दौर चला था, बहुत लंबे समय तक ये दौर चला था, और 1991 में यह दौर खत्म हुआ सोवियत संघ के बिखरने के बाद। इन सभी बातों से हम सर्वविदित हैं। और उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत से लोग विकास के सोवियत मॉडल से गहरे तौर पर प्रभावित थे। वो इसलिए प्रभावित थे विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था 1971 में 1971 में भारत की मदद के लिए सोवियत संघ, यानी जो अब वर्तमान में रूस है, वही हमारे सामने हमारे समकक्ष आया था और उसने हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और वही समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था का हम अनुसरण कर रहे थे। ऐसे लोगों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी और खुद कांग्रेस के नेहरू तक भी शामिल थे। इवन हम बात करें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं बल्कि सोशलिस्ट पार्टी भी और खुद कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू, वो भी समाजवाद के पक्षधर थे। अमेरिकी तर्ज के पूंजीवादी विकास के पैरोकार बहुत कम थे, अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने वाले या उसको मानने वाले जो लोग थे वो बहुत ही कम थे। आजादी के आंदोलन के दौरान ही एक सहमति बन गई थी और नेताओं की इस पसंद में यही सहमति प्रतिबिंबित हो रही थी। राष्ट्रवादी नेताओं के मन में यह बात बिल्कुल साफ थी कि आजाद भारत की सरकार के आर्थिक सरोकार अंग्रेजी हुकूमत के आर्थिक सरोकार से एकदम अलग होंगे। आजाद भारत की सरकार अंग्रेजी हुकूमत की तरह संकुचित व्यापारिक हितों की पूर्ति के लिए काम नहीं करेगी। आजादी के आंदोलन के दौरान ही यह बात भी साफ हो गई थी कि गरीबी मिटाने और सामाजिक आर्थिक पुनर्वितरण के नाम का मुख्य जिम्मा सरकार का होगा। नेताओं में इन बातों को लेकर बहस छिड़ी और कुछ औद्योगिकरण को उचित रास्ता मानते थे, तो कुछ की नजर में कृषि का विकास करना और ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी को दूर करना सर्वाधिक जरूरी था। तो ये जो कश्मकश थी आजादी के दौरान के आंदोलन के बाद हमारे सामने उदारीकरण को अपनाने की और समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की कि किस आधार पर हम अपने आर्थिक विकास को रखें, तो अलग अलग विचारधारा वाले लोगों ने अलग अलग अपनी राय इसमें रखी। योजना आयोग के सदस्यों को संबोधित करते हुए आप देख सकते हैं नेहरू जी को कि किस प्रकार से संबोधित किया जा रहा था। फिर इसके बाद बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग कि हम जैसे लोग
इनके लिए विकास योजना बना रहे हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं ये लोग, कौन? आम जनता, जिनके लिए ये क्या बना रहे हैं? विकास की योजनाएं बना रहे हैं। योजना आयोग की बात की जा रही है। योजना आयोग पिछले साल हमने भारतीय संविधान और सिद्धांत व्यवहार में भी पढ़ा था इस किताब में। आप क्या आप बता सकते हैं इस बात को कि इसमें योजना आयोग का कोई जिक्र आया था या नहीं आया था? दरअसल योजना आयोग का जिक्र इस किताब में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि योजना आयोग संविधान द्वारा स्थापित संस्था है ही नहीं। कोई संविधान स्थापित संस्था या आयोग ये नहीं है। दूसरे निकायों की तरह ये कोई संस्था, संवैधानिक संस्था नहीं है। योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में की गई थी और भारत सरकार ने एक सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसकी सिफारिश तभी प्रभावकारी हो पाती है जब मंत्रिमंडल उसे मंजूरी कर दे। जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी उसमें इसके कार्यों के दायरों का उल्लेख भी किया गया था। भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह बात विशेष रूप से कही गई कि राज्य एक ऐसे समाज रचना को बचाते हुए लोगों की भलाई के लिए प्रयास करेगा जहां राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भावना से अनुप्रमाणित हो। राज्य अन्य बातों के अतिरिक्त अपनी नीतियों को इस तरह बनाएगा और अमल में लाएगा कि स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन होने चाहिए और सबको बराबर अधिकार होना चाहिए। समुदाय के भौतिक संसाधनों की मिल्कियत और नियंत्रण को इस तरह बांटा जाएगा कि उसमें सर्वसामान्य की भलाई हो, मतलब सभी को समान रूप से बराबर आजीविका का अधिकार मिले और सभी के पास सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए। दूसरा ये बताता है कि सबके पास सभी चीजें ऐसी होनी चाहिए, मिल्कियत की सभी चीजें ऐसी होनी चाहिए और नियंत्रण पर बंटवारा है, बंटवारे पर भी नियंत्रण होना चाहिए। हर चीज का, वस्तुओं का जो वितरण हो रहा है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए और इस प्रकार से होना चाहिए कि सर्वसामान्य यानी आम जनता की भलाई उसमें हो सके। अर्थव्यवस्था का संचालन इस तरह नहीं किया जाएगा कि धन अथवा उत्पादन के साधन एकाध जगह ही केंद्रित हों, जन सामान्य की भलाई में वे बाधित होंगे। कहने का मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था का संचालन किस तरह का नहीं होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि धन और उत्पादन जो है कुछ ही व्यक्तियों के हाथों में, ये एक दो व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित हो, बल्कि ऐसा होना चाहिए जिससे कि जन सामान्य या जन साधारण की भलाई उसमें बनी रहे, वो जन साधारण की भलाई बाधित ना हो, नियंत्रित ना हो। तो इस प्रकार से हम बच्चों कुछ आगे भी हम देख सकते हैं कि अब इसे हम योजना आयोग को अब वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानते हैं। देखें आप, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था की स्थापना की। यह संस्था 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई और इसके उद्देश्य और संरचना को जानने के लिए आप वेबसाइट http और niti.government.in से पता कर सकते हैं। तो ये हमने योजना आयोग का, वर्तमान सरकार ने योजना आयोग का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने योजना आयोग के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाएं हमने शुरू करी और पंचवर्षीय योजनाओं में हमने ये निश्चित किया कि किस क्षेत्र में विकास का कार्य की अधिक आवश्यकता है, किस क्षेत्र में निवेशीकरण की ज्यादा आवश्यकता है। इन सभी को दृष्टिगोचर करते हुए हमने योजना आयोग को स्थापित किया और विभिन्न योजनाएं हमने इसके तहत बनाई भी और आज वर्तमान में इसको हम 1 जनवरी 2015 से हम इसे नीति आयोग के रूप में इसे हम जानते हैं। और हमने जो विकास का जो मॉडल अपनाया, उदारवाद और समाजवाद के मिश्रण को लेते हुए, मिश्रितता को लेते हुए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी हम कहें कि समाजवाद और उदारवाद दोनों के ही मिश्रण को लेते हुए हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था का संचालन किया, जिससे कि हमने खुलेपन को भी हम यहाँ औद्योगिक समाज में लेकर आए और हमने सर्वसाधारण की भलाई के लिए हमने समाजवादी व्यवस्था को भी स्थापना का प्रयास किया। और बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नियोजन की क्या प्रक्रिया थी, किस प्रकार से नियोजन किए गए, पंचवर्षीय योजनाएं किस किस प्रकार से आई, पहली पंचवर्षीय योजना कब आई, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।